नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए साथियों, आपका स्वागत है अंधकार का राज पर। और आप सुन रहे हैं एक डरावनी दास्तान। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे और इस सुहानी बारिश का खुलकर आनंद ले रहे होंगे। लेकिन इसी बरसात के मजे में आज डर का ऐसा जबरदस्त तड़का लगने वाला है कि आपकी रूह तक कांप उठे। क्योंकि ये तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि हमारी हर कहानी कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं होती। कई बार कहानी में ऐसे ऐसे भयानक दृश्य आ जाते हैं कि सुनने वाले का खून तक जम जाए। अगर आप कहानी में पूरी तरह से डूब गए तो यकीन मानिए, आधी रात को इसे सुनने के बाद बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। अब आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऑटो ड्राइवर की है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी मौजूद था। यह ऑटो ड्राइवर बेहद गरीब घर से था और अपने बच्चों का पालन पोषण बड़ी मुश्किलों से करता था। और जब ऐसे मध्यम वर्गीय घरों पर बीमारी का साया पड़ जाता है तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी सारी जिंदगी भर की कमाई और मेहनत जैसे पानी में बह जाती है, लेकिन फिर भी वह बीमारी उसके पूरे घर को निगल जाती है। ऐसे हालात में इंसान चारों तरफ से घिर जाता है और फिर सोच भी नहीं पाता कि पैसे जुटाने के लिए वह कितनी दूर तक जा सकता है। अगर उसे यमराज से भी भिड़ना पड़े तो वह पीछे नहीं हटता। कुछ ऐसा ही उस ऑटो ड्राइवर के साथ भी हुआ। संघर्ष और मजबूरी के उन्हीं दिनों में वह एक ऐसी हवेली तक जा पहुंचा जिसके बारे में वर्षों से यह अफवाहें फैली हुई थीं कि वहां बेहिसाब धन और खजाना छुपा हुआ है। मगर उसी के साथ यह भी कहा जाता था कि उस हवेली में कुछ प्रेत आत्माओं का डेरा है और जो भी वहां गया कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। कई लोग खजाने की खोज में उस हवेली के भीतर गए, लेकिन बाद में उनका कोई अता पता नहीं चला। न जाने उन्हें धरती ने निगल लिया या आसमान ने गुम कर दिया। इन सब घटनाओं की खबर उस ऑटो ड्राइवर को भी थी, लेकिन जैसा मैंने कहा, इंसान गरीबी और मजबूरी के सामने हार जाता है। अपनी तंगी मिटाने और बड़े संकट से निकलने के लिए उसने उस हवेली में जाने का निश्चय किया और वहां उसके साथ जो कुछ घटा वही मैं आपको इस घटना में सुनाने वाला हूं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ऑटो ड्राइवर मनोज माथे पर गहरी शिकन लिए अपने ऑटो को उस सुनसान इलाके की ओर मोड़ देता है जहां लोग कदम रखने से भी डरते हैं। उस सड़क पर वही लोग जाते हैं जो उस हवेली के बारे में अनजान हैं। लेकिन मनोज सब कुछ जानता था। हवेली की कहानियां, उसका इतिहास सब उसे मालूम था। फिर भी सवाल यही था कि आखिर ऐसा क्या था जिसने उसे रात के अंधेरे में वहां जाने को मजबूर कर दिया। ऑटो की पिछली सीट पर उसका दोस्त अनिल बैठा था, जो बार बार उसे समझा रहा था, देख मनोज, जल्दबाजी मत कर, भगवान सब ठीक कर देगा। पैसों का इंतजाम किसी ना किसी तरह हो ही जाएगा, लेकिन वहां जाना सही नहीं है। मनोज रोते से स्वर में बोला, कैसे? आखिर कैसे होगा पैसों का इंतजाम? क्या मेरी कोई लॉटरी लग जाएगी या कहीं से पैसों से भरा थैला मिल जाएगा? तब अनिल ने मनोज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तेरी मजबूरी समझता हूं, लेकिन वह हवेली सुरक्षित नहीं है। तुझे उसकी कहानियों का पता नहीं क्या? एक छोटा सा लालच हमें बर्बादी में धकेल सकता है। वहां तो कई बार लोगों की लाशें भी मिली हैं। जिस किसी ने भी उस हवेली के खजाने को ढूंढने की कोशिश की वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। अनिल गुस्से और डर के मिले जुले स्वर में बोला, तू मेरी बात क्यों नहीं समझता? इस पर मनोज ने जवाब दिया, मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन ऐसे बेबस होकर जीने से तो मरना ही अच्छा है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जब मैं अपनी पत्नी का इलाज तक नहीं करा पा रहा? अगर मैं मर भी गया तो कम से कम उसे तड़पते हुए मरते तो नहीं देखूंगा। अनिल लगातार उसे समझा रहा था कि उस हवेली में जाना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन सवाल यही था कि आखिर वे दोनों वहां करने क्या जा रहे थे और किस वजह से इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे थे। दरअसल हरियाणा और राजस्थान में आपको जगह जगह पुरानी हवेलियां मिलेंगी जहां कभी बड़े बड़े सेठ लोग शान और शौकत से रहते थे। उनके ठाट बाट किसी राजा महाराजा से कम नहीं थे। आज ज्यादातर हवेलियां खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं और जो बची हैं उन्हें सरकार ने सुरक्षित कर रखा है। लेकिन कई हवेलियों का हाल बहुत खराब हो चुका है। ऐसी ही एक हवेली थी
सेठ रूपचंद की हवेली। कहा जाता है कि वहां भटकती आत्माएं मौजूद हैं और जो भी वहां कदम रखता है जिंदा नहीं बचता। अब सवाल उठता है कि लोग फिर भी वहां क्यों जाते हैं। इसके पीछे एक वजह थी, रूपचंद की अपार दौलत। कहा जाता है कि उसने अपने घर के अंदर सोने चांदी से भरे कई कलश छुपा कर रखे थे, मगर आज तक किसी को नहीं पता चला कि वह धन कहां गायब हो गया। यही लालच लोगों को वहां खींच ले जाता, लेकिन लौट कर आती सिर्फ उनकी लाशें। इधर मनोज की जिंदगी वैसे तो किसी तरह ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक उसे पता चला कि उसकी पत्नी राधिका को कैंसर है। अब उसके इलाज और कीमोथेरेपी के लिए लाखों रुपए चाहिए थे। मनोज ठहरा एक मिडिल क्लास आदमी। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के बाद उसके पास बचत नाम मात्र की होती थी, और वह भी अलग अलग खर्चों में निकल जाती। ऐसे में लाखों रुपए का इंतजाम उसके लिए नामुमकिन था। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन भला कोई 10 से 15 लाख रुपए कहां से देता। दवाइयों का खर्च ही जान ले लेने वाला था, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई और घर का गुजारा। बच्चे बड़े हो रहे थे और मनोज चाहता था कि उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाए, लेकिन पैसों की तंगी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। राधिका की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मनोज अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था। इसी मजबूरी में उसने एक खतरनाक फैसला लिया, रूपचंद की हवेली में जाकर उस खजाने की तलाश करना, जिसे ढूंढने की कोशिश जिसने भी की वह कभी लौटकर नहीं आया। अब यह तो भगवान ही जाने कि यह सिर्फ अफवाह थी या सच्चाई, लेकिन इतना जरूर था कि उस हवेली के सामने से गुजरने वाला हर इंसान डर से कांप उठता। दिन में लोग इधर उधर से गुजर जाते, मगर रात में वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। कहा जाता था कि वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने यह भी कहा कि रात के सन्नाटे में हवेली के बाहर से रूपचंद के रोने की आवाज आती है। कहा जाता है कि रूपचंद अपनी दौलत से अंधी मोहब्बत करता था, लेकिन उसके ही घर में रहने वाली एक नौकरानी ने सोने चांदी से भरे कलश चुराकर फरार हो गई। रूपचंद ने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की, मगर वह लड़की कभी नहीं मिली। अपनी दौलत खोने के गम में रूपचंद पागलपन की हद तक टूट गया और एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। तभी से उसकी आत्मा हवेली में भटकने लगी और धीरे धीरे वह वहां आने वाले लोगों की मौत की वजह बनती चली गई। रूपचंद के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। रूपचंद की मौत के कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी भी रहस्यमय तरीके से मर गई और उसके दोनों बेटे कहां लापता हो गए, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। ये सब बातें लोग कहानी की तरह सुनाते हैं, लेकिन असली सच वही जान सकता है जो उस हवेली के भीतर गया हो। उस रात मनोज ने भी रूपचंद की हवेली में जाने का पक्का इरादा कर लिया। अनिल ने लाख समझाया, मगर मनोज अपनी जिद से पीछे नहीं हटा। अनिल को डर था कि अगर उसके दोस्त को कुछ हो गया तो उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। लेकिन मनोज अपनी जिंदगी से इतना हताश हो चुका था कि उसके लिए अब केवल एक ही राह बची थी, खजाने की तलाश। उस रात अचानक उसने तय किया कि चाहे जो हो जाए वह हवेली में जाएगा। अकेले जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी, इसलिए उसने अपने जिगरी दोस्त अनिल को भी साथ चलने की जिद की। पहले तो अनिल ने साफ मना किया, लेकिन आखिरकार मनोज की बेबसी देखकर वह भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। हवेली में पहुंचते ही उसकी ऊंची ऊंची दीवारों के बीच एक भारी लकड़ी का दरवाजा नजर आया, जो थोड़ा टूटा हुआ था और उसके पार आसानी से जाया जा सकता था। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, उल्लू की आवाज गूंजने लगी। यह सुनकर मनोज और अनिल सहम गए और दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। अनिल आखिरी बार बोला, मनोज यार, जिद मत कर, अभी भी वक्त है, चल लौट चलते हैं। मुझे डर है कहीं हमने हवेली में कदम रखा और यहीं फंस गए तो। मनोज का गला सूख चुका था। उसने गला साफ किया और भगवान का नाम लेकर हवेली में पहला कदम रख दिया। जैसे ही उसने कदम रखा, चारों तरफ से चमगादड़ों का झुंड उड़ता हुआ निकल पड़ा और उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज कानों को चीरती हुई दूर तक गूंजी। लेकिन कुछ सेकंड बाद माहौल फिर से शांत हो गया। मनोज हाथ में टॉर्च थामे था और रोशनी चारों तरफ डाल रहा था। वे दोनों हवेली के बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे और ऊपर से खुला आसमान दिख रहा था। हवेली चारों तरफ से ऊंची दीवारों
और कमरों से घिरी थी। ये 3 मंजिला हवेली थी और बहुत ज्यादा जर्जर लग रही थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं और चारों ओर झाड़ियां और पेड़ उगाए थे। उस नज़ारे को देखकर दोनों की धड़कन तेज हो गई। एक पल को मनोज का भी मन हुआ कि लौट जाए, मगर नहीं, उसका दिमाग पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसलिए वह हवेली के कमरों की ओर बढ़ा और अनिल पीछे हो लिया। कमरे तक जाने से पहले एक बरामदा था जिसकी टूटी फूटी सीढ़ियां ऊपर चढ़ती थीं। मनोज टॉर्च जलाते हुए जैसे ही पहली सीढ़ी पर चढ़ा, उसके पैरों के सामने से अचानक एक सांप निकल गया। यह देखकर वह उछल पड़ा। मनोज को ऐसे उछलते देख अनिल भी घबरा गया और चिल्लाने लगा। मनोज ने उसे शांत कराया और कहा, अरे कुछ नहीं है, चुप हो जा। अनिल बोला, तो फिर तू क्यों चीखा? मनोज बोला, कुछ नहीं यार, वो सांप इधर से निकल गया था। यह सुनते ही अनिल की आंखें फैल गईं और बोला, क्या सांप? और तू कह रहा है कुछ नहीं था? मनोज, मुझे अंदर नहीं जाना। बाहर सांप है तो अंदर क्या होगा? मनोज ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तू मत डर, मेरा हाथ पकड़ और चल, और टॉर्च को बार बार मत बुझा, जला कर रख। दोनों बरामदे में दाखिल हुए तो देखा कि फर्श पर मोटी धूल जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें पैर रखने से कोई ढंस जाए। बरामदे में घुसते ही उन्हें एक कमरा नजर आया जिसके दरवाजे गायब थे। मनोज आगे बढ़ा और अनिल पीछे पीछे रहा। तभी अनिल की नजर दाईं ओर 2 चमकती रोशनी पर पड़ी। वह सहम गया और मनोज का कंधा पकड़कर रोकने लगा। मनोज ने पीछे मुड़कर धीरे से पूछा, अब क्या है? अनिल ने उंगली से उन रोशनी की ओर इशारा किया। मनोज ने जैसे ही टॉर्च वहां डाली, वह तुरंत उछलकर गिर पड़ा। एक बिल्ली जिसकी आंखें हरे रंग में चमक रही थीं, मनोज पर झपट पड़ी और उसका चेहरा नोचने लगी। अनिल एक पल को घबरा गया, मगर अगले ही पल जब समझा कि यह सिर्फ बिल्ली है तो उसने उसे मारकर भगा दिया। मनोज खुद को संभालते हुए बोला, कमाल है, लगता है यहां भूत प्रेत नहीं बल्कि जानवर रहते हैं, कभी सांप, कभी चमगादड़, अब ये बिल्ली। अनिल बोला, यार तुझे भी तो रात में ही आना था, दिन में नहीं आ सकता था। मनोज बोला, दिन में हमें यहां कौन घुसने देता? इस सड़क पर अच्छे खासे लोग आते जाते हैं। अगर किसी को पता चल जाता कि हम हवेली में जा रहे हैं तो पुलिस बुलाकर हमें अंदर करवा देते। मनोज और अनिल पहले कमरे में कदम रखते हैं। वहां उन्हें एक टूटा हुआ पलंग और कुर्सी के बचे खुचे हिस्से पड़े हुए दिखाई देते हैं। जब मनोज अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर डालता है तो जमीन पर बिखरे कुछ पुराने कागज नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी उन पर पड़ती है वे कागज अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं। यह देखकर दोनों को अजीब सा लगता है। फिर धीरे धीरे जमीन पर जमी मोटी धूल भी अपने आप उड़ने लगती है, जिससे उन्हें खांसी आने लगती है और वे तुरंत कमरे से बाहर निकल आते हैं। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, न हवा न कोई आवाज। वे बरामदे से होते हुए दूसरे कमरे की ओर बढ़ते हैं। वहां उन्हें एक बड़ा सा बक्सा दिखाई देता है। उसे देखते ही मनोज की आंखों में चमक आ जाती है। वह उत्साह से अनिल की ओर देखकर कहता है, देख यार, ये संदूक है और इसमें ताला भी लगा है, तोड़कर देखते हैं, शायद इसमें कुछ हो। अनिल उस बक्से को ध्यान से देखता है। उस पर मोटी धूल जमी थी और जंग लगा पुराना ताला लटक रहा था। देखने से ही लग रहा था कि कई वर्षों से यह बंद पड़ा है। अनिल को भी शक होता है कि शायद इसमें कुछ कीमती चीज हो। वह बाहर से एक पत्थर लाता है और दोनों मिलकर ताले को तोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही संदूक खुलता है दोनों डर के मारे चीख उठते हैं। अंदर एक कंकाल पड़ा था और साथ ही भयंकर दुर्गंध निकल रही थी। यह देखकर दोनों सहम जाते हैं और वहां से दौड़कर बाहर निकल जाते हैं। अनिल को तो उल्टी होने लगती है। मनोज जैसे तैसे उसे संभालता है। अनिल घबराकर कहता है, मनोज चल वापस घर चलते हैं, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा, यहां रहना ठीक नहीं है। मनोज बेबसी से बोला, यार अनिल ऐसा मत कह, मैं तो तेरे भरोसे ही यहां आया हूं। एक बार पूरी हवेली घूमने में क्या ही जाता है, क्या पता कुछ मिल ही जाए, भले एक सिक्का ही सही। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अनिल उसका सबसे अच्छा दोस्त था, इसलिए उसने उसका साथ देने का फैसला किया।
लेकिन हवेली की डरावनी घटनाओं ने अनिल की हिम्मत तोड़ दी थी। फिर भी दोस्ती निभाने के लिए उसने आगे बढ़ने की हामी भर दी। अनिल बोला, ठीक है, रोना बंद कर, लड़कियों की तरह रो रहा है, चल दूसरा कमरा देखते हैं। इसके बाद दोनों हवेली के एक एक कमरे में खजाने की तलाश करने लगे। तभी जब वे बरामदे में थे, उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे तो दूसरे कमरे में जाने वाले थे, मगर उस आवाज की वजह से सामने वाले कमरे में पहुंच गए। अंदर कमरा बिल्कुल खाली था। बस एक दीवार पर एक खूंटी गड़ी थी और उस पर एक लंबा कपड़ा बंधा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ओढ़नी या अंगोछा हो। कमरे में घुसते ही उनकी नजर सीधी उसी कपड़े पर गई। शायद वह सफेद रंग का था, लेकिन धूल, मिट्टी और मकड़ी के जालों ने उसे ढक लिया था। दोनों की टॉर्च की रोशनी उसी कपड़े पर टिक गई। वह कपड़ा ऐसे हिल रहा था जैसे कोई झूला हो। अनिल समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कपड़ा इतना हिल क्यों रहा है, मगर मनोज की नजर कमरे की खिड़की पर थी। खिड़की के उस पार एक सफेद साया खड़ा था। ऐसा लगता था मानो कोई लड़की खड़ी हो और उसके कपड़े हवा में लहरा रहे हों। क्योंकि मनोज और अनिल दोनों की टॉर्च की रोशनी खूंटी पर पड़ रही थी, इसलिए मनोज को बाहर खड़ा हुआ साया साफ नजर नहीं आ रहा था। मगर जैसे ही उसने टॉर्च खिड़की की ओर घुमाई, वैसा करते ही वह साया अचानक से गायब हो गया। उसी पल रोने की आवाज भी थम गई। अनिल बोला, तूने भी वह आवाज सुनी थी ना? मनोज ने जवाब दिया, हाँ, आवाज तो आई थी और इसी कमरे से आई थी। अनिल ने कहा, चल छोड़, दूसरे कमरे में चलते हैं, हमें डरना नहीं है। इतना कहकर अनिल और मनोज वापस मुड़ने लगे ही थे कि तभी खूंटी पर टंगा कपड़ा अचानक उड़कर मनोज के सिर पर आ गिरा। पूरा चेहरा ढक जाने से मनोज घबरा गया। उसके हाथ से टॉर्च भी छूट गई और वह जोर से चिल्लाने लगा। अनिल ने जैसे ही उसकी हालत देखी, वह भी डर गया। उसने जल्दी से मनोज के चेहरे से वह कपड़ा हटाया, लेकिन जैसे ही कपड़ा हटाया, वह खुद दंग रह गया। मनोज का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था और उसके मुंह से खून निकलता दिख रहा था। कपड़ा हटते ही मनोज को भी अपने चेहरे पर किसी चिपचिपी चीज का एहसास हुआ। उसने गाल पर हाथ लगाया और वह खुद भी सन्न रह गया। वह घबरा कर बोला, अनिल, अनिल, ये सब क्या है? अनिल भी सहम चुका था। उसने कहा, दोस्त, मुझे नहीं पता ये कपड़ा तेरे ऊपर अपने आप कैसे गिर गया। अनिल ने तुरंत उस कपड़े को उठाकर देखा, मगर उस पर खून का कोई निशान तक नहीं था। अब दोनों हैरान थे कि आखिर मनोज के चेहरे पर खून आया कहां से। मनोज ने उसी कपड़े से अपना चेहरा साफ किया जो अभी अभी उस पर गिरा था। इस घटना से अनिल बुरी तरह डर गया था। न सिर्फ अनिल बल्कि मनोज भी सहमा हुआ था, पर मनोज ने अपने डर को जाहिर नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अनिल हवेली छोड़ने की जिद न कर बैठे। फिर दोनों उस कमरे से बाहर निकल गए। अनिल बोला, मनोज, हमें इधर उधर की चीजों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें जल्दी से खजाना ढूंढना होगा। देख, मुझे लगता है वह खजाना किसी ऐसी जगह पर छुपा होगा जहां आम इंसान पहुंच ही ना सके। हमें हर कमरे में कोई छुपी हुई जगह ढूंढनी होगी, जैसे कोई ताक या फिर कोई गुप्त दरवाजा। मनोज ने हामी भरते हुए कहा, हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है, हमें वक्त खराब नहीं करना चाहिए। दोनों हिम्मत जुटाकर ग्राउंड फ्लोर के बाकी कमरे देखने लगे। इस तरह उन्होंने करीब 2-3 कमरे और चेक किए। तभी उन्हें एक ऐसा कमरा मिला जहां से अजीब सी खुशबू आ रही थी। वह खुशबू किस चीज की थी, ये वे नहीं समझ पा रहे थे, मगर उस महक में कुछ ऐसा था जो उन्हें वहीं रुकने पर मजबूर कर रहा था। दोनों बिना कुछ कहे कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। वहां ढेर सारा सामान पड़ा था, मानो कोई स्टोर रूम हो। अचानक अनिल के दिमाग में आया कि यह कमरा भरा हुआ है, जबकि बाकी सारे कमरे लगभग खाली थे। उसने सोचा कि हो सकता है यहां कुछ मिले। वह मनोज से बोला, मनोज, मगर मनोज किसी अजीब ख्याल में खोया हुआ था। उसने सुना ही नहीं। अनिल ने दोबारा पुकारा, मनोज, कहां खो गया? तब मनोज चौंकते हुए बोला, हाँ, सुन रहा हूं। अनिल बोला, मुझे यह स्टोर रूम लग रहा है, चलो इसे अच्छे से देखते हैं, शायद खजाना यहीं हो। दोनों कमरे का सामान हटाने लगे। वहां एक पुरानी, लगभग टूटी हुई लकड़ी की अलमारी रखी थी। जैसे ही अनिल ने उस पर टॉर्च डाली,
उसे अलमारी के पीछे कोई रास्ता सा दिखा। पास जाकर देखा तो सचमुच वहां अंधेरा था और शायद कोई छुपा कमरा भी। अनिल बोला, मनोज इधर आ, अलमारी हटाने में मदद कर। मनोज ने पूछा, क्या हुआ, कुछ मिला क्या? अनिल बोला, पता नहीं, लगता है इसके पीछे कोई कमरा है। दोनों ने मिलकर अलमारी हटाई। वह भारी नहीं थी क्योंकि काफी हद तक टूटी हुई थी, बस ढांचा ही बचा था। जैसे ही उसे हटाया गया वहां एक छोटी चौखट दिखी। चौखट के अंदर तहखाने जैसा एक छोटा सा स्टोर था। आप उसे तहखाना कह लो या फिर कोई तिजोरी। जब उन्होंने टॉर्च डाली तो वह जगह अजीब सी लगी। महज 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी जगह का क्या काम हो सकता है? मगर जैसे ही रोशनी फर्श पर पड़ी, वहां बड़े बड़े गोल खाने और धूल मिट्टी के बीच कई मटके दिखाई दिए। मटकों को देखते ही अनिल की आंखों में चमक आ गई और वह जोर से चिल्ला उठा। अनिल ने कहा, मनोज ये देख, ये क्या है? मनोज पास जाकर देखता है तो वह भी उत्साह से भर जाता है। वह जोश में बोला, यार ये तो मटके हैं, कहीं इनमें खजाना तो नहीं? इतना कहते ही मनोज उस तंग जगह में घुस गया और एक मटका उठाने की कोशिश करने लगा। मटका काफी भारी था। उसका वजन महसूस करते ही मनोज का दिल और भी ज्यादा खुश हो गया। उसने हंसी दबाते हुए कहा, लगता है अब किस्मत चमकने वाली है। तू टॉर्च ठीक से देखा? मनोज जैसे ही मटका उठाने ही वाला था कि अचानक दोनों के कानों में पायल की तेज झंकार गूंज उठी। वह आवाज इतनी साफ थी मानो कमरे में कोई लड़की मौजूद हो जो अपनी पायल बजा रही हो। उस आवाज ने मनोज के हाथ रोक दिए और अनिल के कान खड़े हो गए। अनिल को साफ लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पीछे मुड़कर देखे। मनोज, जो अनिल की ओर देख रहा था, अचानक उसकी नजर अनिल के दाईं ओर चमकती 2 आंखों पर पड़ गई। इस बार उन आंखों को देखकर साफ लग रहा था कि वे किसी बिल्ली की नहीं है। मनोज कहना चाहता था पर जैसे उसकी जुबान बंद हो गई। वह बस खड़ा रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी अनिल ने महसूस किया कि उसके कानों के बिल्कुल पास कोई तेज सांसें ले रहा है। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके पीछे खड़ा तेज तेज सांस भर रहा हो। अनिल अब बुरी तरह सहम चुका था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसके पीछे कोई है। वहीं मनोज भी उसे ऐसे देख रहा था मानो उसे खतरे का एहसास हो गया हो। आखिरकार अनिल ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा और जोर से चीख पड़ा। उसके पीछे सचमुच एक लड़की खड़ी थी। अगले ही पल वह लड़की अपना असली भयानक रूप दिखाने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था, आंखें खौफनाक चमक रही थीं और बाल बिखरे हुए थे। चेहरे पर गहरे कटों के निशान थे और गले पर ऐसा घाव था जैसे किसी ने उसका गला रेत डाला हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह दृश्य देखकर अनिल इतना ज्यादा डर गया कि खड़े खड़े ही जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से टॉर्च छूटकर मनोज के पास लुढ़क गई। मनोज में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे संभाल पाता, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह खौफनाक लड़की अचानक वहां से गायब हो गई और तभी कमरे का सामान अपने आप हवा में उड़ने लगा। लड़की के गायब होते ही अनिल और मनोज ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और खुद को संभाल कर खड़े हो गए। वे कमरे से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन उनकी नजर उस अजीब नजारे पर अटक गई जहां सामान ऐसे उड़ रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत उसे इधर उधर फेंक रही हो। अनिल घबराकर बोला, मनोज, हमें जल्दी से बाहर चलना होगा। मनोज भी सहमा हुआ था, मगर उसका ध्यान सिर्फ उस मटके पर था। उसे पूरा यकीन था कि उसमें कुछ अनमोल छुपा है। आखिरकार उसने टॉर्च उठाई और जोर से मटके पर मार दी। मटका फट गया और सचमुच उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के और लाल कपड़े निकले। मनोज झटपट सिक्कों को जितना हो सका बटोरने लगा। इस बीच कमरे का सामान लगातार हवा में उड़ता रहा। जैसे ही अनिल ने बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया, एक भारी चीज उसके सामने आकर गिरी, लेकिन उसने किसी तरह खुद को बचा लिया। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक वे दरवाजे की मुख्य चौखट तक नहीं पहुंच गए। बड़ी मुश्किल से आखिरकार दोनों उस कमरे से बाहर निकल ही गए थे, लेकिन बाहर का नजारा और भी ज्यादा खतरनाक था। हवेली के आंगन में मिट्टी का एक मटका अपने आप में लटका हुआ था और अजीब सा नाच रहा था। उस मटके से डरावनी हंसी की आवाजें निकल रही थीं। अनिल और मनोज हैरानी से उस मटके को घूर रहे थे और अचानक ही वह मटका जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बिखर गया।
जैसे ही वह टूटा, उसमें से ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के बाहर आ गिरे और चारों ओर बिखर गए। मनोज फौरन उछलकर वहां पहुंचा और लालच में सिक्के समेटने लगा। अनिल ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर मनोज खजाने के नशे में अंधा हो चुका था। उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि यह सब सामान्य नहीं है। उसकी आंखों में बस सोना ही चमक रहा था। तभी अनिल की नजर हवेली के दूसरे माले पर पड़ी, जहां वही लड़की खड़ी थी जिसे उसने अभी कुछ देर पहले डरावने कमरे में देखा था। वह लड़की मनोज को देखकर रहस्यमयी मुस्कान दे रही थी। यह देखकर अनिल को समझ आ गया कि इन सिक्कों में जरूर कोई धोखा है। उसने मनोज को आवाज लगाई, रुक जा, वापस आ, जल्दी से बाहर चलते हैं। मगर मनोज के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वह सिक्कों की चमक में पूरी तरह पागल हो चुका था। उसे भूत प्रेत या किसी और चीज से डर नहीं लग रहा था। गुस्से में अनिल ने मनोज को खींचा और झल्लाकर कहा, तू पागल हो गया है, देख तुझे ऊपर वह औरत नहीं दिख रही क्या? मनोज ने ऊपर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अनिल भी चौंक गया। मनोज बोला, अनिल, ये भूत प्रेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तू भी जल्दी से सिक्के उठा ले। इतना कहकर वह फिर झुक गया, मगर इस बार वहां एक भी सिक्का नहीं था। यह देख वह खुद दंग रह गया। घबराकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, मगर कहीं भी सिक्के नजर नहीं आए। यहां तक कि जो सिक्के उसने अब तक उठाए थे वे भी गायब थे। पागल होकर मनोज चिल्लाने लगा, अरे सिक्के कहां गए? सारे सिक्के कहां गए? अब उसके पास सिर्फ वही सिक्के बचे थे जो वह कमरे से लाया था। उसने उन्हें कसकर अपने थैले में बांध लिया। अनिल ने उसका हाथ पकड़ा और हवेली से बाहर खींचने लगा। तभी अचानक हवेली के ईंट पत्थर हवा में उठे और दरवाजे को बंद कर दिया। अब अनिल घबरा गया और गुस्से में बोला, देख, मैं कब से कह रहा था कि हमें बाहर निकलना चाहिए, अब फंस गए हम। दोनों इधर उधर देखने लगे और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन हवेली में आने जाने का सिर्फ एक ही मुख्य दरवाजा था। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, तुम आए, अपनी मर्जी से हो, मगर जाओगे मेरी मर्जी से, यहां से कोई नहीं जा सकता। यह सुनकर अनिल और मनोज सहम गए और इधर उधर झांकने लगे कि आवाज आखिर कहां से आई। तभी एक पत्थर हवा में उड़कर आया और अनिल के सिर से जा टकराया। उसका खून बहने लगा। उसने खुद को संभालना चाहा, तभी दूसरा पत्थर भी उसकी ओर बढ़ा। अनिल बचते हुए भागने लगा। यह देख मनोज भी उसके पीछे भागा और अचानक जगह जगह से पत्थर उठकर उनके पीछे पड़ गए। दोनों भागते भागते उस जगह पहुंच गए जहां ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी थीं। अनिल अपना खून पोंछ रहा था कि तभी उसने एक तरफ वही सफेद कपड़ों वाली लड़की आती हुई देखी जो इस बार उनके करीब थी। दोनों बुरी तरह डरकर सीधा ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ गए। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दूसरा माला बिल्कुल नीचे वाले माले जैसा ही था। वही कमरे, वही डिजाइन, सब कुछ हूबहू। जैसे ही वे सीढ़ियां पार कर चुके, अचानक एक दर्दनाक चीख गूंजी, बचाओ, मुझे छोड़ दो, जाने दो। यह सुनकर अनिल और मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीचे वही लड़की थी और ऊपर किसी की तड़पती हुई चीख। वे दोनों उस आवाज के पीछे भागते हुए एक कमरे में पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा तड़प रहा था। दोनों उसके पास पहुंचे और उसे संभालने की कोशिश करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस आदमी का गला कसकर दबा रखा हो। उसकी गर्दन बार बार पीछे की ओर झुक रही थी और जीभ हर बार बाहर निकल जाती थी। उसके दोनों हाथ हवा में तड़प रहे थे, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने मानो उन्हें जकड़ लिया हो, जिससे वह गले तक हाथ नहीं ला पा रहा था। उसकी आंखें पल पल ऊपर की ओर घूम रही थीं और उनमें सिर्फ सफेदी दिखाई दे रही थी। अचानक ही उस आदमी ने दम तोड़ दिया। उसे मरता देख अनिल और मनोज सिहर उठे और कुछ कदम पीछे हट गए। दोनों की आंखें अब भी उसी पर टिकी थीं। उसका चेहरा बेहद भयानक नजर आ रहा था। कुछ देर वे दोनों घबराए हुए उसे देखते रहे और तभी वह आदमी अचानक झटके से सीधा बैठ गया। चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए उसने कहा, चले जाओ यहां से, वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर वह फिर से कुर्सी पर ढह गया, मानो मर चुका हो। देखते ही देखते उसका शरीर गलने सड़ने लगा। यह देख
अनिल और मनोज और पीछे हट गए। पलक झपकते ही वह बूढ़ा कंकाल में बदल गया और उसी तरह की बदबू पूरे कमरे में फैल गई जैसी संदूक खुलने पर फैली थी। घबराकर अनिल बोला, यार मनोज, अब हम क्या करें? कैसे निकलें यहां से? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी गलती कर दी यहां मुकर। किसी भी तरह हमें यहां से जाना ही होगा। मनोज बोला, मगर दरवाजा तो बंद है, अब कैसे जाएं? अनिल ने सवाल उठाया। यह बूढ़ा आखिर कौन था? कहीं रूपचंद तो नहीं? मनोज बोला, हो भी सकता है या यह भी हो सकता है कि हमारी तरह यहां फंसा हो। अनिल थक कर बोला, मनोज, अब मुझ में हिम्मत नहीं बची, चल निकलते हैं। तभी मनोज को ख्याल आया कि नीचे एक खिड़की थी जहां उसने सफेद कपड़ों वाली लड़की को देखा था। वह खिड़की इतनी बड़ी थी कि कूदकर बाहर जाया जा सके। मनोज ने कहा, हम उस खिड़की से निकल सकते हैं। जिस कमरे में मेरे ऊपर कपड़ा गिरा था वहां मैंने खिड़की देखी थी, चलो वहीं चलते हैं। अनिल ने सिर हिलाकर हामी भरी और दोनों हाथ पकड़कर सतर्कता से नीचे उतरने लगे। रास्ता सामान्य था। दोबारा उन्हें कोई भूतिया हलचल नजर नहीं आई। किसी तरह वे उसी कमरे तक पहुंचे जहां सफेद कपड़ा खूंटी पर पड़ा था। खिड़की तक जाकर उन्होंने देखा कि वहां तक चढ़ने के लिए सामान चाहिए, क्योंकि वह खिड़की ऊंची थी। अनिल बोला, रुक, मैं कुछ लेकर आता हूं। वह बाहर चला गया और मनोज अकेला रह गया। उसके मन में डर तो था कि कहीं फिर से कोई डरावनी घटना ना हो, लेकिन हिम्मत करके वह कमरे की दीवारें टटोलने लगा। तभी उसे कोने में पड़ी पायल नजर आई। टॉर्च की रोशनी में वह चमक रही थी। मनोज ने पायल उठाई और देखने लगा। वह समझ गया कि यह पुरानी और भारी पायल है, शायद चांदी की। उसके भीतर फिर से लालच उमड़ा और उसने पायल अपनी थैली में रख ली। तभी अचानक एक जोरदार चीख गूंजी जिससे मनोज सिहर उठा। यह आवाज अनिल के कानों तक भी पहुंची। मनोज को एहसास हो गया कि आवाज उसके पीछे से आई है। उसने जैसे ही पलटकर देखा, खिड़की के बाहर वही सफेद कपड़े वाली लड़की खड़ी थी और उसे घूर रही थी। अगले ही पल वह खिड़की से अंदर आ गई और धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। फिर उसने मनोज का गला पकड़ लिया। मनोज आवाज तक नहीं निकाल पाया, मगर लड़की की चीख गूंज उठी, तूने मेरी पायल क्यों छुई? मुझे मेरी पायल लौटा दे। मनोज मन ही मन सोचने लगा, जब यह डायन मुझे छोड़ेगी तभी तो इसकी पायल दूंगा। गले में जकड़न से वह बुरी तरह तड़प रहा था। उसे लगा अब उसका अंत निश्चित है। इधर अनिल भी दौड़कर आना चाहता था, लेकिन तभी उसे वही आदमी दिखा जो ऊपर तड़प रहा था। इस बार उसका चेहरा और ज्यादा डरावना था, पूरा सफेद, आंखें और आंखों के गड्ढे गहरे काले। वह बोला, ले जा अपने दोस्त को, वरना अब वह नहीं बचेगा। इतना कहकर वह मुस्कुराया और दीवार के आर पार होकर गायब हो गया। अनिल हैरान रह गया, मगर उसे तुरंत याद आया कि मनोज संकट में है। वह एक डंडा लेकर मनोज की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मनोज हवा में लटका हुआ है, दर्द से तड़प रहा है। जीभ बाहर निकली हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बूढ़े की थी। अनिल घबरा कर चिल्लाया, मनोज, मनोज, क्या हुआ? लेकिन उसके आसपास मनोज के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय सिर्फ मनोज को ही वह लड़की दिख रही थी। अनिल के हाथ में जो डंडा था वह उसे हवा में इधर उधर घुमाने लगा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वह लड़की दरअसल एक आत्मा थी। उसे जरा भी चोट नहीं पहुंच रही थी, बल्कि वह तो अनिल की नासमझी पर ठहाके मारकर हंस रही थी। अचानक मनोज का संतुलन बिगड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह जोर जोर से खांसने लगा। अनिल ने उसकी कमर संभाली और घबराकर पूछा, तू ठीक तो है ना? मनोज ने हांफते हुए कहा, मैं तो मरते मरते बचा। अनिल, जल्दी चल यहां से, वो लड़की मुझे मार डालेगी। अनिल ने गंभीर होकर कहा, मनोज, एक बात बता, हमने तो सुना था कि इस हवेली में रूपचंद की आत्मा भटकती है, लेकिन यहां तो हमें औरत की आत्मा परेशान कर रही है। आखिर मामला क्या है? और वो तुझसे पायल क्यों मांग रही थी? तूने उसकी कौन सी पायल ले ली? मनोज ने घबरा कर जवाब दिया, यार, वो पायल मुझे यहीं पड़ी मिली थी तो मैंने उठा ली। मुझे क्या पता था कि उसकी असली मालकिन आज भी भटक रही है। तभी दोनों ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन उसी क्षण उन्हें नजर आया कि खिड़की से खून से सने 2 हाथ भीतर आ रहे हैं और उनकी लंबाई लगातार बढ़ती चली जा रही है।
यह देखकर अनिल और मनोज एक एक कदम पीछे हटने लगे। वे दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि अचानक किसी ने जोर से धक्का मारा और दोनों मुंह के बल कमरे में गिर पड़े। उसी वक्त एक भयानक आवाज गूंजी, अब मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे खजाने तक कैसे पहुंच गए? मेरा खजाना क्यों लिया? अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। उस आवाज को सुनकर अनिल चीख उठा और बोला, कौन है तू? सामने आ। क्यों हमें परेशान कर रही है? और इस खजाने से तेरा क्या लेना देना है? यह खजाना तो रूपचंद का था, तेरा उस पर कोई हक नहीं। यह सुनते ही कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया, जैसे वहां कोई हो ही ना। लेकिन अगले ही पल गुस्से से भरी गुर्राहट हर ओर गूंजने लगी। फिर वह औरत बोली, रूपचंद का जो था वह सब मेरा ही था। मैं रूपचंद की पत्नी कलावती हूं। उसकी हर चीज पर मेरा अधिकार था और रूपचंद ने मुझे धोखा दिया। इतना कहते कहते उसकी आवाज कांप उठी, मानो वह रो रही हो। वह औरत बोली, मैं कलावती हूं। मेरे पिता पूरे राजस्थान के नामी सेठों में से एक थे। उन्होंने मेरी शादी साधारण इंसान रूपचंद से कर दी, लेकिन मेरे ठाट बाट ज्यों के त्यों रहे। पिता ने अपनी आधी दौलत मुझे दी, जिससे रूपचंद भी अमीर सेठों में गिना जाने लगा। उसकी इज्जत भी उतनी ही होने लगी जितनी मेरे पिताजी की थी। लेकिन रूपचंद निकला एक चरित्रहीन आदमी। यह मुझे विवाह के बाद ही समझ आया। उसे सिर्फ मेरी दौलत से मोह था। शादी के कुछ साल बाद उसका बर्ताव मेरे प्रति बदलता गया। शुरू में मुझे लगा काम धंधे की वजह से वह मुझे समय नहीं दे पा रहा, पर बाद में सच्चाई खुली कि उसके ऐसे व्यवहार की असली वजह क्या है। उसका रिश्ता हमारे ही घर की नौकरानी चंद्रिका से था। वही नौकरानी जो लोगों के घर की जूठन उठाती थी। मैं यह कैसे सह लेती कि मेरे पति का नाता एक जूठन साफ करने वाली औरत से हो? अगर कोई मेरी बराबरी की होती तो शायद मैं सौतन भी बर्दाश्त कर लेती, मगर यह अपमान असहनीय था। अगर यह बात मेरे पिताजी तक पहुंचती तो सोचो उनकी इज्जत कितनी मिट्टी में मिल जाती। इसलिए मैंने रूपचंद को चेतावनी दी कि वह चंद्रिका से अपना संबंध खत्म कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे लगा था यह सुनकर वह डर जाएगा और नाता तोड़ देगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। जब रूपचंद को पता चला कि मैं सब जान चुकी हूं, तो वह और भी बेफिक्र हो गया, जैसे उसके दिल का बोझ उतर गया हो। उसने मुझे साफ शब्दों में कह दिया कि वह चंद्रिका से प्यार करता है और उसे छोड़ नहीं सकता। उसने कहा कि मुझसे शादी करना उसकी मजबूरी थी और मैं हमेशा मजबूरी ही रहूंगी। जब मैं उससे यह सब कह रही थी तभी चंद्रिका भी वहां आ गई और उसे भी मालूम हो गया कि मैं सब जानती हूं। वह थोड़ी देर को तो घबरा गई, लेकिन रूपचंद ने मेरे सामने ही उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, देख लो इसे ध्यान से, यह तुमसे लाख गुना सुंदर है और मेरा ख्याल भी रखती है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। भले ही वह हमारे घर की झूठी बर्तन साफ करती हो, फिर भी वह मेरी प्रेमिका ही है और हमेशा रहेगी। उस वक्त मेरा गुस्सा उस हद तक चढ़ गया था कि मैंने चंद्रिका को एक जोरदार थप्पड़ दे दिया। चंद्रिका तो चुप रही, मगर रूपचंद मुझ पर भड़क उठा और उसने मुझे एक के स्थान पर 2 थप्पड़ जड़े। मैं उस क्षण जैसे खून का घूंट पीकर ठंडा ठंडा सी हो गई थी। पर उस दिन के बाद से रूपचंद की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। मैं बार बार उसे समझाने की हर कोशिश करती रही। मैंने अपने दोनों बेटों का नाम भी लिया, पर ऐसा लग रहा था जैसे वह चंद्रिका के प्रेम में पूरी तरह खो चुका हो, या चंद्रिका ने उस पर कोई काला जादू कर दिया हो। धीरे धीरे हमारे बीच इतनी दूरियां आ गईं कि वह मुझे मारने पीटने तक लगा। मैंने कई बार सोचा कि इस बारे में अपने पिताजी को बताऊं, पर हर बार मैं चुप हो जाती। मेरे पिताजी गुस्से वाले आदमी थे। अगर उन्हें यह बात पता चलती तो वे रूपचंद को छोड़ते नहीं और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मेरे दोनों बेटों का क्या होता? इसलिए मैं चुप रही। पर किसे पता था कि रूपचंद मुझसे ऐसा बर्ताव करेगा। तभी वह औरत तेज स्वर में बोली, रूपचंद ने चंद्रिका के लिए मुझे मौत के घाट उतार दिया। मुझे आज भी वह दिन स्पष्ट याद है। हमारी तकरार एक छोटी बहस से शुरू हुई थी और रूपचंद ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। उसने मुझे इतनी बेरहमी से मारा कि मैं आधी जान रह गई। मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी
और रूपचंद ने उस समय हाथ में रखे बड़े सब्जी काटने वाले चाकू से मुझे मार डाला। हो सकता है उसने सोचा भी ना हो कि मैं मर जाऊंगी, पर जिस तरह उसने मारा वह बेहद दर्दनाक था। भले ही मैं मर गई, मेरी आत्मा नहीं मरी। मैं जीते जी तड़पती रही और अब भी उस दर्द में हूं। मेरा हर लम्हा दर्द से भरा हुआ है। मरने के बाद भी मैं चैन से नहीं रही। मैंने ठान लिया था कि अपने कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसने मेरे बच्चों को अनाथ कर दिया उसे मैं बख्श नहीं सकती थी। मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रही और चिल्ला चिल्ला कर रूपचंद से पूछती रही कि मेरी क्या गलती थी, तूने मुझे धोखा क्यों दिया? मेरे पिताजी ने मुझे इतना धन दिया था तो तूने उनके साथ गद्दारी क्यों की और एक नौकरानी से प्रेम क्यों किया? मुझ में क्या कमी रह गई थी कि तुम्हें चंद्रिका पसंद आ गई? पर मेरी एक भी पुकार रूपचंद तक नहीं पहुंची। मेरी पीड़ा और तड़प ने मुझे एक शक्तिशाली आत्मा बना दिया। फिर जिस दिन मुझे वह शक्ति मिली कि मैं किसी इंसान पर काबू पाकर उसे नियंत्रित कर सकूं, मैंने रूपचंद को अपना निशाना बना लिया। मैं उसे मारने के मौकों की तलाश करती रही, पर किस्मत से वह हर बार बच निकलता। धीरे धीरे उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया। न केवल रूपचंद बल्कि चंद्रिका को भी मेरी उपस्थिति का पता चल गया। फिर एक दिन दोनों ने मिलकर इस हवेली से भाग जाने की सोची। चंद्रिका ने कहा कि वे सारा धन लेकर कहीं और चले जाएं और हवेली बेच दें। तब कलावती की आत्मा उन्हें सताएगी ही नहीं। यह सुनकर मैं घबरा उठी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। रूपचंद ने चंद्रिका की बात मान ली और हवेली का सौदा किसी और से कर दिया। उस रात आधी रात में उन्होंने खजाने को इकट्ठा किया और जाने का निश्चय किया। पर उस रात मेरा क्रोध चरम पर था। मेरी शक्तियां दोगुनी हो चुकी थीं। मैंने मौका पाते ही चंद्रिका और रूपचंद दोनों को मार दिया। इतना कहकर कलावती हंसी, तेज और सुकून भरी हंसी, मानो वह उस पल की याद में खुश हो रही हो। अनिल और मनोज चुपचाप कलावती की कहानी सुन रहे थे। एक पलों के लिए वे उस भयावह हकीकत को भूल ही गए कि सामने एक आत्मा बैठी है, एक भूतनी जो उन्हें किसी भी समय चोट पहुंचा सकती है। अनिल के मन में जिज्ञासा उभरी और उसने पूछा, तुम्हारे बेटों का क्या हुआ? कलावती बोली कि इसी हवेली के लिए फैलाई गई कहानी यही है कि नौकरानी खजाना लेकर भाग गई और रूपचंद ने आत्महत्या कर ली। पर यह सारी अफवाहें मेरे बच्चों ने फैलाई। जब मैंने रूपचंद और चंद्रिका को इस हवेली में मार दिया था तो मेरी आत्मा मेरे बच्चों के सामने आ गई। वे मुझसे डरते नहीं थे, वे रोते थे, वे तड़पते थे और पूछते थे कि माँ कहाँ चली गई। मैंने उन्हें अपनी दास्तान सुनाई और कहा कि अगर कोई पूछे तो कहना, घर वाले अपने पिताजी के घर चले गए हैं और नौकरानी चोरी करके भाग गई। पिताजी ने चोरी के दुख में आत्महत्या कर ली। मेरे बच्चों ने चंद्रिका की लाश उसी खजाने वाले कमरे में छिपा दी। वहां बदहाल कबाड़ पड़ा था और मैंने उसे उसी खजाने के साथ दफन कर दिया जिसे वे लेकर भागना चाहते थे। रूपचंद की लाश मैंने एक संदूक में बंद करवा दी। यह सब मेरे पिता का था और मेरा भी। जब रूपचंद भी मेरा न रहा तो अब वह धन भी मेरा ही रहा। जीते जी मेरा था और मरने के बाद भी मेरा ही रहा। तुम लोग भी यहां से एक भी सिक्का नहीं ले जा सकते। तभी मनोज रोते हुए बोला, ऐसा मत कहो, हम तुम्हारी पीड़ा समझ सकते हैं, पर हमें इस खजाने की सख्त जरूरत है। मेरी पत्नी बीमार है और उसे ऑपरेशन के लिए बहुत धन चाहिए। मैं एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूं और इतना धन इकट्ठा नहीं कर सकता। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। बस थोड़े से सिक्के दे दो ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। मेरे भी बच्चे हैं। अगर उसे कुछ हुआ तो मेरे बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तुम एक मां हो, तुमने भी अपने बच्चों को अनाथ देखा है। मेरी पीड़ा तुम समझ सकती हो। मुझे पता है कि तुम एक आत्मा हो, तुम तड़प रही हो, पर भगवान के लिए मेरी तकलीफ को भी समझो। भले तुम्हारे पति ने तुम्हारा वफादारी नहीं की, पर मैं वैसा नहीं हूं। मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता हूं। मैं दिन रात ऑटो चलाकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि उसकी जान बचा सकूं और अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकूं। लेकिन आज की दुनिया पहले की दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुकी है। इंसान हर ओर परेशानियों में घिरा है।
कलावती, तुम खुद देखो, शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा भावनाओं से जुड़ी होती है। तुम भी तो एक आत्मा ही हो। तुम जीते जी तड़पती रही, बेबस रही, मगर मरने के बाद भी तुम्हारी तड़प खत्म नहीं हुई। सोचो, मैं किस कदर दुख में डूबा हूं। बीवी बच्चों के लिए मैं अंदर से टूट चुका हूं। प्लीज मुझे कुछ सिक्के लेने दो ताकि पत्नी का इलाज करा सकूं। अपनी बात कहते कहते मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे और वह घुटनों के बल बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया और कलावती के सामने खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन सिक्कों पर ही उसकी पत्नी का भविष्य टिका हो। उसके रोने की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। कुछ देर वहां गुप्त सन्नाटा छा गया और कलावती की आंखों में भी नमी उतर आई। आखिरकार वह भी तो मां थी। उसने भी बच्चों का साथ खोया था। मनोज की दास्तान सुनकर एक पल को उसका दिल पिघल सा गया और वह चुपचाप वहां से गायब हो गई। कलावती के गायब होते ही अनिल ने मनोज को उठाते हुए कहा, मनोज, वह चली गई है, अब हमें भी निकलना चाहिए। मनोज ने इधर उधर देखा। सचमुच कलावती गायब थी। दोनों खिड़की की ओर बढ़े ताकि वहां से कूद सकें। अनिल तो दूसरी ओर कूद गया, लेकिन जैसे ही मनोज कूदने लगा, किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे भीतर खींच लिया। यह वही बूढ़ा आदमी था जो थोड़ी देर पहले अनिल से कह रहा था कि अपने दोस्त को बचा लो। उसे देख मनोज चिल्लाया, तू कौन है? छोड़, मुझे जाने दे। वह बोला, मैं रूपचंद हूं, तू यहां से नहीं जा सकता। हमारे सिक्के लौटा। मनोज गुस्से में बोला, ये तेरे सिक्के नहीं है। कलावती हमें सब सच बता चुकी है, दूर हट जा। लेकिन रूपचंद ने मनोज को पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। मनोज ने क्रोध से कहा, लगता है तू कलावती के हाथों मरा और अब भी चैन नहीं मिला। पता नहीं कहां से मनोज में इतनी ताकत आ गई थी कि वह भूत प्रेत से भी नहीं डर रहा था। शायद यह सब अपनी पत्नी के लिए था। उसका प्यार इतना गहरा था कि उसे यमराज से भी भय नहीं था। उसने झटके से बूढ़े को अलग किया और कहा, अगर अपनी भलाई चाहता है तो चला जा। तू जानता है कि कलावती की आत्मा अभी भी यहीं है। मगर बूढ़ा माना नहीं और मनोज का गला दबाकर ऊपर उठा लिया। मनोज छटपटा रहा था। उधर बाहर खड़ा अनिल लगातार आवाज दे रहा था, मनोज, क्या हुआ? तू आया क्यों नहीं? उसे क्या पता था कि मनोज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अनिल के पास भी कोई सामान नहीं था जिससे वह चढ़कर देख सके। 5 से 10 मिनट बीत गए। जब मनोज का कोई अता पता नहीं चला तो वह हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। देखा तो दरवाजा खुला था, वहां कोई रुकावट नहीं थी। मनोज की चिंता उसे खाई जा रही थी। वह अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन दोस्त को अकेला छोड़ भी नहीं सकता था। हिम्मत करके भगवान का नाम लिया और भीतर चला गया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। उसने आवाज नहीं लगाई क्योंकि डर था कि आत्मा फिर से जाग न जाए। घबराते हुए वह उसी कमरे में पहुंचा जहां रूपचंद मनोज को तड़पा रहा था। दोस्त को संकट में देख अनिल घबरा गया और मनोज को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। वह नहीं जानता था सामने कौन है, बस लगातार कहे जा रहा था, छोड़ दे मेरे दोस्त को। तभी रूपचंद ने मनोज को छोड़कर अनिल को पकड़ लिया और उसे मारने लगा। उसी वक्त मनोज चिल्लाया, कोई है? हमारी मदद करो, कलावती, हमारी मदद करो। उसकी आवाज सीधे कलावती तक पहुंची। जैसे ही वह आत्मा वापस लौटी, उसने गुस्से से रूपचंद को घूरा। उसे देखते ही रूपचंद की आत्मा शांत हो गई, मानो उससे डर गई हो। कलावती का चेहरा दर्दनाक गुस्से से भरा था। उसकी नजर ही रूपचंद के लिए काफी थी। रूपचंद ने अनिल को छोड़ दिया और उसी वक्त अनिल और मनोज खिड़की से बाहर कूद गए। बाहर कूदते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे नया जीवन मिला हो। कुछ देर दोनों सदमे में हवेली की दीवार से चिपक कर बैठे रहे। होश आने पर वे उठे और मनोज के ऑटो तक पहुंचे। मनोज ने चैन की सांस ली और थैले को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शायद यह पहली बार था जब कोई उस हवेली से सही सलामत लौटा था। सच यही है कि भावनाएं इंसान के जीते जी भी रहती हैं और मरने के बाद भी। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। अक्सर हम भूत प्रेतों को बुरा मानते हैं, पर कौन जानता है कि उनके बुरे बनने के पीछे क्या दर्द रहा होगा।
कई बार दुख और तकलीफ ही उन्हें विद्रोह पर मजबूर कर देते हैं। यही हुआ था कलावती के साथ। मनोज अपने अनिल जैसे दोस्त को पाकर खुश था, जिसने इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया और भूतिया हवेली में जाने की हिम्मत दिखाई। बाद में मनोज शहर से दूर जाकर धीरे धीरे सिक्के बेचता है और पत्नी का इलाज करवाता है। भगवान की कृपा से कुछ महीनों में वह ठीक हो जाती है, मगर अनिल ने साफ कह दिया था कि जितने सिक्के लाए हैं उसी से काम चलाना। दोबारा हवेली की तलाश में मत जाना, क्योंकि लालच खतरनाक है। और साथियों, हमारे राजस्थान में ऐसी कई हवेलियां खंडहर बन चुकी हैं। आज भी उनके बारे में अफवाहें हैं कि वहां आत्माएं भटकती हैं, मगर पर्यटन की दृष्टि से वे अद्भुत हैं। अफसोस है कि न मरम्मत होती है और न ध्यान दिया जाता है। अगर इन्हें सही ढंग से संवार दिया जाए तो हेरिटेज होटल बनाए जा सकते हैं। राजस्थान वैसे भी मेहमान नवाजी और अपने किलों हवेलियों के लिए मशहूर है, लेकिन आज इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। सरकार हो या जनता, किसी का ध्यान नहीं है। जबकि उस दौर की कारीगरी ऐसी थी जिसे आज के इंजीनियर भी नहीं बना सकते। बिना मशीनों और साधनों के भी उन्होंने अद्भुत कलाकृतियां गढ़ी। तो मेरे राजस्थान के साथियों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मिलकर इन लुप्त होती हवेलियों को फिर से जीवित करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।